अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। वैसे तो पीटीआई का कल जो अजीम शान जलसा था वो हुआ स्वाबी में और बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक्सपेक्टेशंस लगता है पीटीआई के अपने लोगों की भी मीट नहीं हुई, क्योंकि फैसला कुन इसमें मरहले का आगाज़ किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा, बताया जाएगा कि अगली हिकमत अमली फैसला कुन हिकमत अमली क्या होगी। ये तमाम लोग इसी इंतज़ार में थे, लेकिन जो ऐलान आया उसको एक दफ़ा फिर खान साहब की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया। तो ऐसे में नाजरीन, क्या पीटीआई अपने मामले में स्कैटर्ड नज़र आती है, क्योंकि उनको शायद ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की उन्होंने हिकमत अमली करनी है, जारहाना हिकमत अमली करनी है, बिल्कुल डू और डाई वाली सूरत हाल पर जाना है। गंडापुर साहब तो मैंने कई मरतबा आपसे अर्ज़ किया है कि कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं और उन्होंने 4-5 माह पहले हमसे भी बात करते हुए यही कहा था कि वो तो डू और डाई के बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हामी है। लेकिन उनको क्या कहीं से गो अहेड नहीं मिल रहा है, या पार्टी इस मामले में फ्रेगमेंटेड है और जारहाना एक हिकमत अमली अपनाने के हवाले से पार्टी में अलग अलग धड़े मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? क्योंकि कई दफ़ा पार्टी के जो दीगर लोग हैं वो फिर समझदारी का मुजाहरा करते हुए कौमी मफाद की भी बातें करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए, फिर अपने आप को एक तरह से आप जैसे कहते हैं ना नेशनल एजेंडा से अलाइन करते हुए भी पीटीआई के कई लोग दिखाते हैं, जो कि ऑब्वियसली अभी जो जारहाना हिकमत अमली की बात है ना उसकी बिल्कुल बरक्स एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी दोनों इतराफ़ की, कुछ लोग उसके हामी हैं, कुछ लोग इसके हामी हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी ट्वीट कर चुके हैं कि जो जारहाना और डू और डाई वाली स्ट्रैटेजी है, जितने लोग ऐसी तजवीज़ देते हैं वो दरअसल पार्टी के अपने जो हैं वो मुखालिफ हैं और पार्टी के वेलविशर्स नहीं हैं विद इन द पार्टी। तो नाजरीन, बड़े वाज़े तौर पर दो ओपिनियंस पार्टी में मौजूद हैं और शायद पार्टी आपस में इस बात के ऊपर एक अपनी इत्तेफाक राय नहीं कर पा रही है, कंसेंसस नहीं बना पा रही है कि किस तरफ जाना है। इसी वजह से कल के जलसे में भी वो ऐलान जो कि हर किसी को मुतवक्के था, किसी तरह का कोई ऐलान या कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। फिर दूसरी बात नाजरीन, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में ख़ास तौर पर जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जिनके ऊपर इंसाफ के हवाले से तमाम तरफ आवाम की नज़रें मरकूज़ होती हैं, क्या पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जजेस के हवाले से बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट किस्म की सैलरीज, अलाउंसेस, पर्क्स और मरात समझने में काबिल समझ हैं या नहीं हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो आज हम उठाएंगे। इस पे इम्प्रेशन ये बाय एंड लार्ज लिया जा रहा है कि जो तरामीम की गई हैं 26वीं हो या 27वीं हो, उसको लेकर जजेस में कुछ बहुत वाज़े तौर पर कुछ ऐसे मोअज़्ज़ज़ अदलिया में माइंड्स हैं जो कि उसके ऊपर बहुत एजिटेटेड हैं, जो कि इससे इत्तेफाक नहीं रखते और गाहे बगाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से अपने इस इख्तलाफ का इजहार कर चुके हैं। तो इस पे बाय एंड लार्ज इंप्रेशन यही आ रहा है कि हुकूमत उनको थोड़ा मनाने के लिए, अपीज़ करने के लिए इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अलाउंसेस का हुकूमत ने जो है वो एक मामला आगे बढ़ाया हुआ है, ताकि इसीलिए कि उनको किसी तरह से उनको अपनी तरफ किया जाए। ये प्रेसिडेंट्स ऑर्डर आप इस हवाले से देख सकते हैं जो कि अब से कुछ रोज़ पहले सामने आया है। वैसे तो ये 3 जुलाई गुज़िश्ता साल का है, लेकिन नाजरीन इसी को एक तरह मज़ीद आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि ये पहले तो 120 दिन तक जारी हुआ था और फिर इसको आगे बढ़ाया गया था 120 दिन तक अकॉर्डिंग एज़ पर एन ऑर्डिनेंस इन तमाम मरात को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर अब इनको दोबारा भी उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो अभी की इम्प्लीमेंटेशन पे यही एक इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद जो नाराज़ मोअज़्ज़ज़ अदलिया में लोग हैं या जजेस हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए हुकूमत ने ये काम किया है। लेकिन नाजरीन, इज़ इट कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन मैन? क्या आम आदमी के लिए जो तरक्याती बजट है या तरक्याती फ़ंड है उसमें बड़ी कटौतियाँ करके ये चीज़ मुमकिन बनाई गई है ताकि आप किसी को इस तरह से आप अपीज़ करें या अपनी तरफ करने की कोशिश करें? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, आज इंशाल्लाह हम उठाएंगे। इस हवाले से कुछ नुकात हैं जो आपके सामने पेश करती हूँ। जजेस अलाउंसेस में इजाफा, तरह के इसमें जो है वो हेड्स शामिल हैं। इजाफे के हवाले से कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 4 नवंबर को जजेस के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंसेस में इजाफा कर दिया। यही नाजरीन मैं पहले भी अर्ज़ करी थी कि पहले ये इजाफा हुआ था 2023 में, पिछले साल, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद सादिक संजरानी ने किया था, और अब इसी तरह की चीज़ दोबारा से री इम्प्लीमेंट हुई है। हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने जजेस अलाउंसेस में इजाफे का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये, जबकि जुडिशल अलाउंस जो है 3,48,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया। गुज़िश्ता साल जुलाई 2023 में वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,000 रुपये इजाफा किया था, जिसके बाद तनख्वाह 12,29,000 रुपये हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में 20% इजाफे से मुतालिक ऑर्डिनेंस उस वक्त के कायम मकाम सदर
सादिक संजरानी ने जारी किया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह में 1,93,000 का इजाफा किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,000 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट समेत 5 हाई कोर्ट्स में इस वक्त 116 जजेस तैनात हैं। जजेस को हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस की मद में सालाना 2 अरब 10 करोड़ 24 लाख रुपए अदा होंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 15 जजेस हैं, जबकि 2 एडहॉक जजेस बुनियादों पर एडहॉक बुनियादों पर काम कर रहे हैं। जबकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद नाजरीन इसमें इजाफा भी होने वाला है और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद 12 कर दी गई है। अगर नए जजेस की तैनाती हो जाती है तो मरात में भी ऑब्वियसली मरात के इस बिल में भी मजीद इजाफा हो जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत से जब भी बात हुई और जब भी पूछा गया, जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से डिबेट हो रहे थे और तमाम प्रोग्राम्स में इजहार ख्याल हो रहा था, हमने भी ज़ाहिर है उसको उसी तरह से आपके सामने पेश किया, तमाम प्रोग्राम्स में ओपिनियंस पेश किए। तो हुकूमत की तरफ से बाय एंड लार्ज आपने भी सुना होगा कि यही ओपिनियन आता था कि आप देखें कि जुडिशरी की रैंकिंग कितनी पुअर है इस मुल्क में। तो वो जुडिशरी की पुअर रैंकिंग को अगर हुकूमत जवाब बना रही थी 26वीं 27वीं तरमीम का, तो क्या उसी जवाब को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के एक्सट्रेवेगेंट जो एक पर्क्स हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है? ये तो उल्टा सवाल हुकूमत से गालिबन उन्हीं की अपनी जो एक रैशनल है उसके हिसाब से भी बनता है। तमाम मामलात नाजरीन आज हम उठाएंगे। मेरे साथ जो मौजूद पैनल है उसकी तरफ फ़ौरन रुख करती हूँ। बैरिस्टर दानियाल चौधरी मुझे ज्वाइन करते हैं नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, तमाम मामले पे अपनी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। आपको वार्म वेलकम। तैमूर झगड़ा साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं और साबिक सूबाई वजीर हैं बराए फाइनेंस, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और मज़हर अब्बास साहब नाजरीन माया नाज जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, तमाम तर अपना बेबाक तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर। मज़हर साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये मरात आपके समझने में, आपके अपनी जस्टिफिकेशन में क्या आपको सही लगती हैं, सही बैठती हैं? क्योंकि इसके बारे में जो अवामी परसेप्शन है सर वो यही रखा जा रहा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शायद जो नाराज़ हजरात हैं उनको दोबारा अपनी तरफ माइल करने के लिए इस किस्म की एग्जॉर्बिटेंट ये एक्सपेंस किया जा रहा है। जी शुक्रिया मुना। देखिए मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है अगर मेरी पेंशन भी इतनी कर दी जाए और मेरी तनख्वाहों में भी इतना ही इजाफा कर दिया जाए और मेरी भी मरात इतनी की जाए। देखिए ये पहले भी इस पर तनकीद होती रही है कि पेंशन्स आपको अगर अपनी सैलरी के बराबर मिल रही है पेंशन, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से बात कह रहा हूँ, और अगर इतनी ही मरात मिलती हैं कि आप साल में एक फॉरेन टूर भी लगा सकते हैं, आपको सर्वेंट्स रखने की भी इजाज़त है, आपको जो है वो पेट्रोल भी रिटायरमेंट के बाद सब मिलता रहेगा, तो ऑलमोस्ट आपको वो सारी मरात मिलती रहेंगी जो इन सर्विस आपको मिलती रहती हैं। मुझे कतई इस पर कोई इतराज़ नहीं है अगर इस मुल्क के सारे सरकारी मुलाजमीन का यही इसी अंदाज में उनकी तनख्वाह में भी इजाफ़ा कर दिया जाए, उनकी मरात में भी इजाफ़ा कर दिया जाए। हम दरअसल एक इंतहाई गरीब मुल्क के एक इंतहाई अमीर लोग हैं। हमारे यहाँ हमारी माजरत के साथ ये अल्फाज अदा करते हुए मैं 2-3 मरतबा सोच रहा था कि हमारी अय्याशियों में कमी ही नहीं आती। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखना, एक VVIP कल्चर जिस तरह का हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है कि यहाँ मैं MPA और MNA मुंतखब हुआ तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी पे जो है MNA और MPA की नंबर प्लेट लगाता हूँ। यहाँ मैंने सहाफ़त ज्वाइन की, यहाँ सबसे पहले मैं प्रेस लिख के लगवा। क्यों? इसलिए कि मैं अपने आप को एक आम आदमी से काट लेता हूँ। करेक्ट। और ये जब इस तरह की क्योंकि अब आप सोचें ना, आप तसव्वुर करें जब ये सारी चीज़ें अभी आपने की और जो भी हुकूमत के अपना मुतमईन नज़र होगा जो कुछ, जी मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ मुझे नस्ला टावर्स की वो 43-44 फैमिलीज़ याद आ जाती हैं जिनका मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरी। दुरुस्त बात। आपने पूरा उसी शाराए फैसल पर बेशुमार ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स उससे पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं और पूरे कराची में मौजूद है। एक चीफ जस्टिस की अना की तस्कीन की खातिर उस नस्ला टावर को गिरा दिया गया और
ये जो तरीक़ेकार है, फिर मैं जब मैं पेंशनर्स की बहुत सी पिटीशंस ऐसी हैं जो मुस्तरद कर दी गई, बहुत से पेंशनर्स की आप उठा के देख लें, सरकारी मुलाजमीन की, इन सब की। तो जब आप हुकूमत चाहे अपने अपने मफाद की खातिर या किसी खातिर, मेरा अपना वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद गौर करना चाहिए इस बात पे कि क्या हम इतनी मराद के मुस्तहिक हैं? क्या इस मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को, इस मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को क्या ये पेंशन, ये पे स्केल मिलता है? यानी मैं बात कर रहा हूँ, इवन उसकी ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ कि क्या उनको ये पे स्केल मिलता है? क्या कोई भी सरकारी मुलाजिम, आप ग्रेड 16 ले लें, 15 ले लें और ले लें, क्या वो जब रिटायर होता है तो क्या उसको तनख्वाह के बराबर ही पेंशन मिलती है? क्या यही मरात उसको भी मिलती हैं? उसको तो ग्रेजुएटी भी नहीं मिलती। बिल्कुल, बल्कि दुरुस्त बात है मजहर साहब, उनकी तो जो नॉर्मल जो पेंशन्स हैं वो भी आपको पता है अक्सर और बेशतर हुकूमतों को और जमातों को वो बहुत खटकती हैं कि ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर, हमारे कौमी खजाने पे बोझ है और इसको किसी तरह से ऑफलोड किया जाए। सोचे ना मुन्ना, ये सोचे ना कि आपने 17 से 34 कर दिए जजेस। जी दुरुस्त। आप सोचें, और इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा। आप ये सोचें कि इसी के साथ उनकी मरात भी, उनकी इवन ये अगर नहीं भी होती, इसको भी एक तरफ रखें, कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा गवर्नमेंट। हाँ, अलोन ये सिर्फ जजेस की तादाद इजाफा करने में कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है अगर मरात ना भी बढ़ें, ये भी बात सही है। पूछते हैं दानियाल साहब से। दानियाल साहब, इसका आपके व्यू में कोई रैशनल है? क्योंकि ये तो हमारी समझ में नहीं बैठ रहा, और मैंने इब्तिदाई में ये बात अर्ज की थी, आप लोग, हुकूमत के तमाम लोग ये बताते रहे, आप भी हमारे साथ कई प्रोग्राम्स में आप मौजूद रहे, आपने भी कहा कि जुडिशरी की रैंकिंग इतनी पुअर है, इतनी खस्ता है इस मुल्क में, इनको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। इसी वजह से आपने फरमाया कि आप 26वीं और 27वीं तरमीम ला रहे हैं। तो क्या एक अंडर परफॉर्मिंग जुडिशरी, जो कि आपके अपने व्यू में अंडर परफॉर्मिंग है, रैंकिंग उनकी पुअर है, वो इतना हैवी एक एक्सट्रेवेगेंट किस्म का के मरात और पर्क्स डिजर्व करती है जो कि हुकूमत ने उनको मजीद उनके ऊपर निछावर किए हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, दो ये अलग सवाल हैं कि जो इनकॉम्पिटेंस या जो गलत जजमेंट्स या जो इश्यूज़ आते रहे हैं उनके ऊपर बोलना और मरात जो है वो दो सेपरेट चीज़ें हैं। देखें, मैं बीइंग एन एडवोकेट और स्पेशली समवन जिसने बाहर प्रैक्टिस किया हो, तो बाहर जो जजेस होते हैं या गवर्नमेंट के ख़ास तौर पे जो जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, हमने ये भी एक चीज़ अज्यूम करनी है कि इसी जुडिशरी में इसी कॉम्पिटेंस या इनकॉम्पिटेंस अलग है, लेकिन इन्हीं मरात जिनको पहले ज़्यादा किया गया था उसकी वजह से इस जुडिशरी में करप्शन का जो अंसर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है ना? मतलब बहुत कम है, बहुत लो लेवल पे या बहुत कम लेवल पे है, हाई लेवल के ऊपर नहीं है। मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना या इनकॉम्पिटेंस वो अलग है। लेकिन देखें, क्योंकि ये जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को, ख़ास तौर पे जब आप सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, आप सालों साल अपने आप को लोगों से आइसोलेट करते हैं। आपने अपने आप को आइसोलेट किया होता है, आपका किसी के साथ मिलना जुलना नहीं होता, आपकी हर चीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो उसके बाद जो आपकी लाइफ होती है, आपने कितने ऑनर से अगर सर्व किया हो, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है कि अगर आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं, जिसके लिए आप अपनी हेल्थ, आप अपनी फैमिली लाइफ, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैंने कहा कि ये जो कॉम्पिटेंस या इनकॉम्पिटेंस असाइड है, मैं जो पर्क्स और प्रिविलेजेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे जजेस को। हमारे खुद दो दोस्त हैं, वो रिसेंटली हाई कोर्ट के जजेस थे, पास्ट अवे, और लेकिन एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वंस दे पास्ड अवे तो फैमिली के ऊपर बड़ा मुश्किल टाइम आ जाता है। और यूजली ये जो जजेस प्रैक्टिस भी में जो आते हैं, जो जुडिशरी में आते हैं एज लॉयर्स, ये बड़ा अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, रेनाउंड लोग होते हैं जो आगे जुडिशरी में पिक किए जाते हैं। लेकिन तो ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं और जज बनने में गालिबन ये एक आती है, सबको रिलक्टेंस आती है कि जी एज लॉयर जो आपकी एक फ़ी है जो कि काफ़ी भारी भरकम होती है, उसको आपने फिर लेट गो करना होगा, तो फिर आप जजेस को आप उस तरह से आप कंपनसेट करें। कॉम्पिटेंट वकील जो हैं, अब जिस तरह मेरे अपने चेंबर के काफ़ी लोग जजेस हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग लॉयर्स थे
उनको हमारे सीनियर्स मिलते करते रहे कि आप जुडिशरी वाली साइड पे हैं, वो नहीं आए। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज दे सेड कि हाउ कैन वी अफोर्ड आवर लाइफस्टाइल व्हाट वी हैव। और इसके बाद कल जब हम 15 साल बाद 14 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो हम फिर से शुरू करें। देखिए ना, आप हर चीज़ से आइसोलेट हो जाते हैं, जो आपके अपने कुलीग्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, आप आइसोलेशन में चले जाते हैं। उसके बाद आप जब एज ए जुडिशियल आपका जुडिशरी का टाइम जब आप पूरा होता है तो या आप रिटायरमेंट की लाइफ गुजारते हैं या आप टीचिंग में चले जाते हैं, लॉ कॉलेजेस या इनमें पढ़ाते हैं यूजुअली जजेस, या वो ट्रेनिंग करा रहे होते हैं जजेस। तो ये वैसे दानियाल साहब इतनी बात जरूर फरमाइएगा कि ये हालत-ए-ज़ार हुकूमत को बाकी सरकारी अफसरान की क्यों नजर नहीं आती। अभी मजहर अब्बास साहब ने ये पॉइंट उठाया था कि बाकी जो सरकारी अफसरान हैं जो नॉर्मल ग्रेड्स में नॉर्मल कैडर्स में हैं, वो उनके लिए भी तो फिर यही चीज अप्लाई होती है। बल्कि सरकारी दफातर में तो करप्शन के कोई दास्तानों की कमी नहीं है। मतलब आपको पता है अंबार है करप्शन का, वहां पर आप करप्शन को मिटिगेट करने के लिए उनको क्यों नहीं ऐसे इंसेंटिवाइज करते? लेकिन नॉर्मल सरकारी अफसरान जो हैं वो उनका जो एक तरीका है, उनके मैजिस्ट्रियल पावर्स नहीं है, उनको बार काउंसिल्स रिस्ट्रिक्ट नहीं करते सर्टन मूवमेंट्स के साथ। वो एक नॉर्मल एक सोसाइटी में हमारी अब हम आजकल के एक ख़ानदान में ऐसा कोई घर ही नहीं होता जिसमें सरकारी मुलाजिम ना हो। मतलब वो सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है, वो दफ्तर में सरकारी मुलाजिम है, घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जुडिशरी का इटसेल्फ जो है वो उनको बहुत चीज़ों में, मैंने आप खुद कहा क्योंकि आई नो अ फ्यू ऑफ वेरी लॉट ऑफ देम एंड वी वेरी क्लोज, वी हैव फैमिली के लोग हुए जजेस एंड ऑल, उनको अपने आप को बहुत डिफरेंट तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है, बड़ा डिफरेंट। एक नॉर्मल एक जर्नलिस्ट या एक नॉर्मल बंदा उससे कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता जब तक उसने उसकी लाइफ पहले की और बाद की भी ना देखी हो। मजहर साहब एक सीनियर बंदे हैं, मैं उनकी चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। जहाँ तक कॉम्पिटेंस की बात मजहर साहब कर रहे हैं, मैं उस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता। जिस तरह अब उन्होंने कहा कि किसी की आपने कराची में चलती फिरती बिल्डिंग को गिरवा दिया, आपने ये मुनाल रेस्टोरेंट आपने चलता फिरता करता था, आपने उसको गिरवा दिया। मतलब कि ये गलत ज़्यादतियाँ। देखें ना, आपकी अगर 20 साल पहले ठीक था या बनाया गया, जब बन गया कर गया, बिल्कुल सही बात है, फिर आप रेगुलराइज करें चीज को, आप उसको चलने दें, कंटिन्यूटी को आप इंश्योर करें। सही बात है। आप देखें ना, आप इंश्योर करें और आप उनको इस मुल्क नहीं, तो बट सर दानियाल साहब यही तो बात है। मैं इसके ऊपर दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। ये देखें टू वर्क हियर, हु नॉट, जिनको जो पाकिस्तान से आपकी कैपेबिलिटी होती है, एक बिल्कुल ये चीजें देखते हैं तो वो फिर और ज्यादा उम्मीद रूल है सर कि जो आपकी कैपेबिलिटी होती है उसी के हिसाब से आपको पे किया जाता है, आपकी उसी हिसाब से सैलरी होती है। आप कह रहे हैं कैपेबिलिटी कम है, कॉम्पिटेंस कम है, इनकॉम्पिटेंस भी है, लेकिन जो माशाल्लाह मरात हैं वो उसके कंट्रास्ट में बिल्कुल आसमानों से बातें कर रही हैं। झगड़ा साहब, What's your opinion? आप मरात ज्यादा करेंगे तो आपके पास कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, और जो अभी बैठे हैं जिनको आप फरमा रहे हैं कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको फिर आप क्यों दे रहे हैं? फिर जब आएंगे तो उनको दीजिएगा ना। झगड़ा साहब, योर व्यू। नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे बीच में हैं लोग। अच्छा, कुछ है, ठीक है। योर पॉइंट झगड़ा साहब, ये आपके व्यू में सही बात है या आपको? पहले जी मैं बताता हूं, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी डिबेट है। एक इसमें और डिबेट छिड़ गई है कि कुछ जजेस इनकॉम्पिटेंट हैं। मिसाल के तौर पे जो दानियाल साहब ने कहा कि जिसने मुनाल की बिल्डिंग को गिराया, तो ये बता दें वो जजमेंट किसकी थी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनकॉम्पिटेंट है। मैं कहता हूं कि चीजों को देखें, आप जब इतने बड़े पोजीशन में होते हैं तो चीजों को हमें कभी रिजॉल्व करनी चाहिए। इस मुल्क में रहना ही इतना मुश्किल है। नहीं, वैसे बाय द वे झगड़ा साहब, एक आपसे अर्ज मैं करूं बसदे एहतराम, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, आप साबिक चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, मजहर साहब ने कुछ रोज पहले एक खबर दी थी कि आपके जो लोग हैं जो उनको हाउंड कर रहे थे, उनके पीछे नारे कस रहे थे, उनके ऊपर काफी सख्त कार्रवाई होने वाली है, उनके अपने मुल्क में भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अगर आपको कोई इनकॉम्पिटेंट लगता है आप उसके साथ उसको इस तरह से आप उसको हैरेस करें? दो तीन बातें हो गई। पहले तो ये दानियाल साहब के अल्फाज है कि जिसने मुनाल के रेस्टोरेंट के गिराया इंतहाई इनकॉम्पिटेंट जज है। मेरे ख्याल में उससे काफी पूरा मुल्क जो है वो एग्री करता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा इनकॉम्पिटेंट। मैं खाली कह रहा हूं कि बात जजमेंट गलत होती हैं। निकालते अपनी रिकॉर्ड निकालते। अच्छा, दूसरी बात, मेरा एक चेंबर के हवाले से बड़ा ताल्लुक है, मेरे सीनियर है, मैं कैसे कह सकता हूँ? इस बात के अलावा मैं और बातों से भी एग्री करता हूँ आपके कुछ, लेकिन ये तो जी काजी फाइज ईसा साहब, वैसे इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा उनका मैलिफाइड इंटेंट था ज्यादातर चीजों। जो आपने मोना बात की, मैं मतलब किसी की इल ट्रीटमेंट पे को तो कंडोन नहीं कर सकता,
लेकिन किसी के अल्फाज जरूर याद आते हैं कि इफ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। ठीक है जी। अब जो तीसरी बात जो एक्चुअल आपका सवाल था, एक्चुअली यहाँ पे चूंकि मेरे ख्याल में हमें मेरिट्स पे बात करनी चाहिए, इन प्रिंसिपल मैं दानियाल साहब की बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, और इससे भी एग्री करता हूँ कि जजेस में और बाकी ब्यूरोक्रेसी में एक फर्क है। आपको अगर इवन सिविल सर्वेंट्स में सबसे पहले किसी को प्रोटेक्ट करना है कि वो ना सिर्फ करप्शन के उसमें ना आए, वो अपना जो काम है वो फ्रीली कर सके, उसमें सबसे पहले आप जजेस जो है वो आते हैं। तो मुझे इस बात से जो है वो कोई जो है वो गिला नहीं है कि जजेस की तनख्वाहें या उनके पैकेजेस जो हैं वो बढ़ाए जाएं या बाकी सिविल सर्वेंट से ज्यादा भी हो जाए। और अगर 17 या 34 जजेस हैं तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप जितनी भी उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उससे जो है वो कौमी खजाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, मैं ऑपोजिशन का होते हुए ये स्टांस लेना जो है वो मेरे लिए सबसे आसान बात है कि इस पे तनकीद करूं। इशू ये नहीं है, इशू है। इशू जो फॉर एग्जाम्पल दानियाल साहब ने कहा पहले, हमारे सामने एविडेंस है कि अभी शायद खास तौर पे सुपीरियर जुडिशरी के जजेस का इशू करप्शन का इंसेंटिवाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के बेडरूम में कैमरास लगाते हैं तो आप उसकी तनख्वाह 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा करें। आप उस जज को कोर्स करने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या किसी की अगर आप फैमिली को थ्रेटन करते हैं या किसी को आप कहते हैं कि जजमेंट ये ना दो ये दो। पहला इशू तो ये है कि जुडिशरी पे जो प्रेशर का वो है ना, अगर आपने जुडिशरी को रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले तो ये साबित कर दें और हुकूमत साबित कर दे कि हम जजेस पे प्रेशर नहीं डाल रहे। दूसरा इशू ये साबित कर दें कि हम जुडिशरी के फैसले मान रहे, चाहे वो जजेस हमें पसंद है या नहीं पसंद। जाके 2023 के इलेक्शंस के फैसले का एहतसाब करें। सही, 2 तकाजे आपने किए हैं गवर्नमेंट से कि ये 2 चीजें साबित कर दें, ठीक है। लेकिन झगड़ा साहब इतना बताएं कि ये सारे मामलात की दुरुस्तगी के लिए आपसे जरूरी सवाल है, मैं मजहर साहब की तरफ ये पॉइंट्स ले जाती हूँ बिकॉज बोथ द जेंटलमैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस अदर देन ऑब्वियसली मजहर साहब, मैं उनसे पूछूंगी ये। आप ये बताइए झगड़ा साहब कि ये फैसला कुन मार्च करना था और आपने हिकमत अमली देनी थी, ये क्या प्रॉब्लम है विद इन योर पार्टी कि आप लोग इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कुछ आपके लोग कहते हैं हमने नेशनलिस्ट अप्रोच रखनी है, हमने पेट्रियोटिक अप्रोच रखनी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो बिल्कुल बांग्लादेश की तर्ज पे एक म्यूटनी करनी है। आप लोग क्या रिकंसाइल नहीं कर पा रहे दोनों स्ट्रेटजीज को? प्रॉब्लम क्या है? नहीं मोना, प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम उस स्टेट के साथ है जिसने अपनी पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना। आज मैं देख रहा था, एक तरफ दुनिया के अखबारों में लिखा है कि क्वेटा में बहुत बड़ा टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी जगह लिखा था कि क्वेटा पे जो पुलिस ने पर्चा किया है वो पीटीआई के साथ 8 लीडरान पे किया है क्योंकि वो वहां पे एक जलसा कर रहे थे। ये आपको बताता है कि इशू जो है वो पीटीआई के लिए क्या है या आज के पाकिस्तान में जो आवाज उठाना चाहता है वो क्या है। अब उसके लिए मेरे ख्याल में मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, कोई एक फाइनल कॉल से हमने जो है वो नहीं पाकिस्तान में दोबारा जमहूरियत फतह करनी, क्योंकि इनकी सारी सियासत दांव पे लगी हुई है। उसमें हमारे लोगों की गलतियां हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जो भी कभी हमारी टीम में से अगर जिसकी भी गिले हों और वो बड़े जो है वो लेजिटिमेट गिले होंगे मेरे पार्टी के अंदर, लेकिन ये वक्त वो अंदर एतराजात का नहीं है। उसमें फिर आपके सपोर्टर्स आपसे जो है वो कंफ्यूज होके आप पे ट्रस्ट कम करते हैं। इशू ये है कि पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख सकती है कि इमरान खान इज इन जेल फॉर द रॉन्ग रीजन। खुद इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं अनऑफिशियल, जो यूट्यूब चैनल इनके चलाते हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान अगर बाहर निकल जाए, वो बाहर इसीलिए भी नहीं निकल सकते कि मूवमेंट तो छोड़ें, अगर इमरान खान सिर्फ किसी कमरे में हो और उनके पास मीडिया की भी एक्सेस हो तो मुल्क उनकी सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा।
तो इश्यूज जो है, बहरहाल आपने अफसोस का इजहार किया है कि आप कहते हैं कि आप डिस्पाइट ऑल दिस आप एक स्ट्रेटजी बनाने में आप लोग नाकाम हैं, जो कि आप खुद भी एतराफ कर रहे हैं कि है। मजहर साहब, योर टेक प्लीज। ये सिविलियन जो दूसरी ब्यूरोक्रेसी है उनका कंपैरिजन जुडिशल ब्यूरोक्रेसी से नहीं किया जाता, दोनों हजरात का ये ख्याल है, आप इस पे अपना ओपिनियन ज़रूर फरमाएं। और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि ये क्या हुकूमत आसान तरीके से अपना पल्ला झाड़ रही है कि दहशतगर्दी और हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो PTI पे लगाएं? क्योंकि हुकूमत वाले तो ये कहते हैं कि फैक्चुअल बात है कि ये लोगों ने तालिबान को बुलाकर और एक मुसीबत दोबारा बांधी है पाकिस्तान के गले, जो कि हम लोग जिससे निजात हासिल कर चुके थे। देखिए, जो दानियाल बात कह रहे थे या झगड़ा साहब बात कह रहे थे, उनका एहतराम अपनी जगह। मैं कोई 80 से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत की है, और आज भी लोगों से मेरे ताल्लुक़ रहता है, आज भी अदालतों में कभी कभार चक्कर लग जाते हैं। ये तो रहने दें कि करप्शन कितनी कम हुई है, क्योंकि आज भी बेइंतहा करप्शन है और हर लेवल पर है। मुकदमात की ताख़ीर की वजूहात बहुत सी मुख्तलिफ हैं। हम समझ रहे हैं कि हम जजेस की तादाद, आप जजेस की तादाद में आपको चैलेंज करता हूँ, आप जजेस की तादाद 60 कर दें, मुकदमात की तवालत में कमी नहीं आएगी। उसकी वजह ये कि मैं तो वकील नहीं हूँ, दानियाल साहब हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बेइंतहा केसेस में कई साल तक मुकदमात एडजमेंट का शिकार रहते हैं। इस वजह से ताख़ीर होते हैं, इस वजह से जो है फैसले नहीं होते। आसिफ सईद खोसा साहब ने एक बहुत अच्छा मॉडल दिया था, मॉडल कोर्ट्स का, हमने आके उसको ख़त्म कर दिया। कोई वजह बताई जा सकती है? क्या वो मॉडल नहीं था कि केसेस की तादाद में कमी करने का? मेरे ख्याल में तो वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें काम कर रही थी, उस मॉडल पर ज़्यादा चीज़ जाती। चीज़ मैंने पहले ही कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, और ये भी वो ज़माने चले गए जब जजेस जो है वो आइसोलेशन में हुआ करते थे। अब जजेस आइसोलेशन में नहीं होते हैं, चंद एक होंगे, यकीनी तौर पे होंगे। मुझे आज भी याद है कि मेरे जो वालिद थे एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन उनके घर में एक तस्वीर हमेशा लगी होती थी और वो जस्टिस MR कियानी की, और उनकी किताबें भी उनके पास बेइंतहा होती थी MR कियानी की, उनके फैसले। हालांकि उनका बहैसियत ज़ाहिर एजुकेशनिस्ट उस तरह वकालत से ताल्लुक़ नहीं था। तो चीज़ ये है कि वो जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स उस वक्त के जजेस ने सेट किए थे, वो इसलिए सेट किए थे कि उनका उस तरीके से, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, हमारी तारीख में बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें नहीं हैं। जस्टिस कार्डिनल्स या जस्टिस जो है MR कियानी या जस्टिस भगवान दास, इस तरह की कम मिसालें हमारे यहाँ। जस्टिस दोराब पटेल जो उसूलों पे खड़े रहते हैं, वरना उसूलों पे खड़े रहने वाले बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में होते तो PCO कभी भी नहीं आता इस मुल्क के अंदर, कभी भी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं आता। सर इफ आई मे, मजहर साहब, PTI तहरीक इंसाफ तो ये कहते हैं कि ये उसूलों पे ही तो खड़े हैं जजेस, कि उनको, आपको पता है, वो कह रहे हैं उनको कैमरा सर्वेलेंस की जा रही है, उनको हरासा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसूलों पे खड़े हैं। इसी वजह से हुकूमत इनको अपनी तरफ खींचने के लिए उनको इंसेंटिवाइज कर रही है, आउट ऑफ द प्लेस। झगड़ा साहब मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट बाय एंड लार्ज PTI हैज दिस ओपिनियन कि जजेस को अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसूली जजेस तो इनके हाथ ही नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के। देखिए, पता नहीं, हमारे यहाँ सच और उसूल के अपने अपने मेयारात होते हैं। मुझे नहीं पता कौन उसूल पे खड़ा है और कौन उसूली है और कौन वसूली है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर फर्ज करें कुछ जजेस ने ये लिखा चीफ जस्टिस को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को, कि हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा है, और सबूत दिए उन्होंने अपने तई, यानी जो अगर फर्ज करें किसी जज के कमरे की बगिंग हो रही है और वहां कैमरे लगे हुए हैं, मैं हैरान हूं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इसका संगीन नोटिस क्यों नहीं लिया। आप फरमा रहे हैं बंदयाल साहब की बात। मैं हैरान हूं कि आज भी इस चीज को क्यों इतना नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, ये बहुत संजीदा मौजू है, ये बहुत संजीदा चीज है, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि कौन करेगा इसकी हुकूमत। यानी मैंने बहुत देखा है, मैं फिर वही कहूंगा कि चीजें क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आपने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं बनाया
मैंने फैसलों को कबूल करना नहीं शुरू किया। यानी बहुत से फैसले, देखिए एक अमेरिकन जज ने कहा था कि हमारा काम इंसाफ देना नहीं होता, हमारा काम कानून के मुताबिक फैसले देना होता है। क्योंकि जो फैसले होते हैं वो किसी के लिए काबिल तहसीन होते हैं, कोई उसकी तारीफ करता है, कोई उसका मुखालिफ होता है। किसी के लिए वो इंसाफ होगा, किसी के लिए नाइंसाफी भी होगी। मैं अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अपने खिलाफ होने वाले फैसले को अपनी गलती मानकर एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया, ये सियासत में भी है। सर, सिमिलर क्रिटिसिज्म फ्रॉम झगड़ा साहब एज वेल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जो मैं दानियाल साहब से पूछूंगी। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है कि वो साबित करें, दो तकाजे किए हैं कि साबित करें कि जजेस पे दबाव नहीं था या ना है, और ये भी साबित करें कि आप लोग सिर्फ अपने मनपसंद फैसले आप कबूल नहीं करते या उनको अमली जामा नहीं पहनाते, आप अपने दूसरे वाले फैसले जो आपको ना भी पसंद हो उनको पहनाते हैं। स्टे विद अस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन जी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, टू यू ऑन दिस के अब आपने दो बातें उन्होंने कहा है, आप साबित करें कि इस वक्त जो प्रॉब्लम्स बाय एंड लार्ज एग्जिस्ट करती हैं जुडिशरी में वो तनख्वाहों के हवाले से है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं, मैं तो अपोजिशन का होते हुए आपसे झगड़ा साहब कह रहे हैं कि मैं इत्तेफाक करता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये आप दूसरी बात साबित करें कि एक तो जजेस पे दबाव का प्रॉब्लम है जो असल प्रॉब्लम है। मजहर साहब भी कह रहे हैं कि उनकी समझ से कासिर है कि आप लोग भी इसके ऊपर बिल्कुल खामोश एक तरह से स्पेक्टेटर्स हैं। और दूसरा ये कि मनपसंद फैसले सिर्फ आप कबूल करते हैं, बाकी जो आपको पसंद नहीं आते, जैसे कि रिजर्व सीट्स वाला वर्डिक्ट सबसे सरे फहरिस्त है, वो आप लोग उसको आप हर तरह से आप उसको रोक लेते हैं, आप उसके रास्ते रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। माना बिल्कुल भी नहीं। मनपसंद फ़ैसलों का तो ना हमारी रवायत है, ना हमने कभी कुछ कहा। हम तो वाहिद जमात है जो हाथ बांध कर फ़ैसलों से एक एक घंटा पहले बैठे होते थे कोर्टों में, इसलिए क्योंकि सज़ाएं मिल जाएं। हमारी जमात में कोई ऐसा बंदा नहीं जो 2-2 साल 3-3 साल जेलों में ना रह चुका हो और उसने तमाम अकाउंटेबिलिटी फ़ेस ना की हो, लेकिन फिर भी हमने ये जो बातें ये लोग करते रहे हमने नहीं की। ये तो मनपसंद फ़ैसले वाले वो बात करें कि जो अपने जलसों में कहते थे कि फ़लाँ जज तुम्हें मैं ठीक करूँगा, फ़लाँ जज तुम्हारा जो हाल करूँगा तुम्हें पता चलेगा, फ़लाँ जज तुम्हारा जो हम घेराव करेंगे तो मैं समझ आ जाएगी, फ़लाँ ब्यूरोक्रेट तुम्हारा जो हम हाल करेंगे। ये इनकी रवायत है, ना हमारी रवायत रही है, ना ये ऐसी गाली गलोच गंदी सियासत और जजेस के ऊपर प्रेशराइज करना ना हमारा कोई तरीका कार रहा है। दानियाल साहब, मैं सिर्फ बसते एहतराम अर्ज है, वो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा ने भी तो कुछ हाजिर सर्विस जजेस की चलाई थी ना तस्वीर जलसे में, और कहा था कि ये लोग हैं जो खान साहब को आउट ऑफ द प्लेस फेवर दे रहे हैं। किन जजेस की? जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को अकामे के ऊपर करप्शन के ऊपर बुला के अकामे पे फारिग कर दिया, या उन जजेस की बात हम कर रहे हैं कि जो लॉ रिस्ट्रिक्ट करता था कि आप किस किस चीज़ के ऊपर आप उनको ट्रायल ही नहीं कर सकते, उन केसेस के ऊपर फैसला दे के आपने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा दिया, या जिसने अरबों रुपया लोगों से लिया डैम के नाम के ऊपर, डैम के लिए एक ईंट नहीं लगाई। देखें, वो एक मनपसंद वो लोग जिनकी फैमिली की वीडियोस ऑडियोस चीज़ें आपके सामने आए, जिनके बच्चे टिकट के लिए पैसे जमा कर रहे थे कि किस किस लोगों को देने हैं और किसको देने हैं, जिनके जो जजेस ये फैसला करते हैं कि पीटीआई का टिकट किसको देना है और किसको नहीं देना, उनमें और इन जजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके जजमेंट्स के साथ कोई डिसएग्री कर सकता है, कोई हम कर सकते हैं, कोई ये कर सकते हैं, लेकिन ना ये किसी की पार्टी है ना बनते हैं। और जहाँ तक जुडिशरी एट लार्ज की बात की जाए तो मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आई वेयर अ ब्लैक कोट एंड आई विल ऑलवेज डिफेंड देम एट वो गलत हों ठीक हों, आई विल डिफेंड देम। द रीज़न बीइंग क्योंकि उसमें भी चेक्स और बैलेंस का जो सिस्टम है वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी है, और अब जो नई पावर्स दी गई हैं तो अब उसमें इंशाल्लाह जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो और ज़्यादा क्लियर होगा और उसमें चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी कि जहाँ अगर कोई ज़्यादती या इस तरह की चीज़ की जाती है कि उसको सामने देखा जाए। लेकिन पीटीआई की अगर बात करें इमरान खान की, तो इनकी रवायत रही है जो फैसला इनके खिलाफ देगा तो वो न्यूट्रल होगा तो उसको ये जानवर कहेंगे। जैसे पिन पॉइंटेड बात हम कर रहे थे ना दानियाल साहब, हमने तो आपसे अर्ज किया है जो फैसला इनके खिलाफ आएगा तो कहेंगे अमेरिका से फैसला आया। देखिए, रिजर्व सीट की वर्डिक्ट का भी दोबारा मैं आपको बताता हूँ। आप जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक पावर है जो एज स्टूडेंट ऑफ लॉ वो है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हैं। जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकें, लेकिन ये पावर्स नहीं हैं कि आप आइन को रीराइट कर सकें। अगर आइन कहता है कि 3 दिन का टाइम है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का,
तो फिर इलेक्शन कमीशन वो ही इन्फोर्स कराएगी और पार्लियामान कराएगी। वो 3 दिन को अगर कोई चाहे 15 दिन या 10 दिन या 7 दिन बनाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट इन देयर। तो यही तो बात हो रही है धनियाल साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर यही तो पसंदीदगी की बात है ना। आपने जिन जजेस की तस्वीर चलाई थी मरियम नवाज साहिबा ने, आपने कहा कि वो तो सारे खराब जजेस थे, आपने उनकी खराबियां गिनवाई, फिर इस जजमेंट पे भी आप इसकी फ्लॉज गिनवा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि जो भी है, अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, यू कैन डिसएग्री बट यू कैन नॉट रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट इट। लेट मी, इट इज नॉट मी, it is not me who's saying it. It is the power inferred to them through the constitution that they do not have the power. वो जो जज मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, we do not have the power as judicial magistrates or judges of any higher court to rewrite the constitution. झगड़ा साहब, your take on this? वो कहते हैं उनके पास हक नहीं है, और जो जजेस वो आपके भी कई सारी उन्होंने बातें गिनवाई हैं कि ऑल राइट। मजहर साहब, ये आप इस बात पे आप इत्तेफाक करते हैं? वो कहते हैं वो जो रीराइट करने का तो नहीं है ना हक जजेस को, तो जो चीज़ उनको हक ही नहीं है और वो उन्होंने फैसले में दे दी, तो दिस इज़ बाय हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है उसको वो ना इम्प्लीमेंट करें। देखिए, सिर्फ बात यही की होती तो इस पे दो राय हो सकती थी। बिल्कुल किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जुडिशल ओवररीच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आज से नहीं, कई सालों से जुडिशल ओवररीच रही है। और चीफ जस्टिस हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो माजी में हमने देखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बाद चीफ जस्टिस जो आए, इफ्तिखार चौधरी से लेके उमर बंदियाल और फिर कादी फाइज ईसा तक, उन्होंने बहुत से सियासी फैसले, एक तो फैसले होते हैं, दूसरे उन फैसलों में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो होते हैं। इन सब पे बहुत डिबेट हो सकती है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? क्या 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर था, फ्री था? क्या उसके खिलाफ जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बाकायदा एक लिखा हुआ है कि हर सूरत में 4 महीने में फैसले होने हैं, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, क्या वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने वो फैसले किए? अगर नहीं किए, सारी चीज़ें नहीं हुई, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, तो ये तो बाकी की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसका फैसला होना चाहिए कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? क्या उसमें जो नताइज आए, उनके खिलाफ जो शिकायत आई, आज तक बताएं कि कितने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने उसके फैसले किए हैं, कितने हुए हैं? अगर आप एक चीज़ को प्रॉपरली चलाएं तो इलेक्शन सिंबल का मसला भी हल हो सकता है, बाकी चीज़ों का भी मसला हो सकता है, हल हो सकता है। आज बताएं, वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की बात हो रही है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हर 3 महीने बाद होना है, हर सूरत में होना है? क्या उसमें एनएफसी के हवाले से स्पेसिफिक चीज़ें नहीं लिखी हुई? क्या उनको कोई फॉलो कर रहा है? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मतलब से इंटरप्रेट करते हैं, अपने मतलब से उसको एड्रेस करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जुडिशरी का रोल है वो भी पॉलिटिसाइज भी है, पोलराइज भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। क्योंकि मैं उस लिहाज से सियासी जमातों को इतना ज़्यादा ब्लेम करने के बजाय, मेरा ख्याल है अदलिया ने अपने रोल को रीडिफाइन करना है, अदलिया ने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखना है, अदलिया ने अपने आप को पोलराइज, जिस हद तक पोलराइज अदलिया हो गई है, हम देखकर ये बताते हैं कि इस केस का फैसला क्या होगा। जी, बेंच देखकर, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। वो तासुर नहीं खत्म होगा, मेरा ख्याल है हमारी यहाँ बेहतरी नहीं आएगी। मजहर साहब, एक बात आप बिल्कुल एक खुला कैंडिड सवाल आपसे ये है कि ये इम्प्रेशन है, ये आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो मरात वगैरह हैं ये इसलिए हैं, जैसे कि सादिक संजरानी साहब ने भी पिछले साल, उस वक्त तो हुकूमत नहीं बनी थी 2023 में, तब भी उन्होंने ये मरात दी थी, अभी भी उनकी एक कंटिन्यूटी है या तसलसल है, बिकॉज ये कि जो बरसर इक़्तिदार हैं सारे, वो चाहते ये हैं कि कुछ उनके पसंद के फैसले आएँ और पीटीआई के ऊपर कुछ नज़ला गिराया जाए, कानूनी नज़ला गिराया जाए, सजाएं मिलें इन्हें। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें जुडिशरी को अपनी तरफ करने के लिए की जा रही हैं। मतलब आम आवाम का एक बिल्कुल परसेप्शन है, जिसका मैं सवाल आपसे अर्ज कर रही हूँ। जी, ये बनता है ना, ये परसेप्शन बनता है ना, क्योंकि आप एक नॉर्मल कोर्स में चीज़ें नहीं करते, इसलिए बनता है। मतलब
चौधरी निसार साहब जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा था कि भाई अपने अकाउंट्स तो हमें भेजें, वो क्यों नहीं भेजे गए? मतलब हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो अपने आप को, बाद इदारे, मैं कह रहा हूँ कि बाद इदारे हैं कि वो क्यों अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाते? वो कहते हैं हमारा अपना अकाउंटेबल का तरीक़ाकार है। तो इस मुल्क में एक तरीक़ाकार क्यों नहीं है अकाउंटेबिलिटी का? एक मेयार क्यों नहीं है अकाउंटेबिलिटी का? और इसी वजह से तनकीद का निशाना बनते हैं ये इदारे। वरना अगर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी हो सब जगह, सब उसके अंडर आए, तो मेरा ख्याल है इस मामले में उतनी तनकीद नहीं आएगी जितनी अब आती है। आप देख लें कि कितने जजेस जो है वो कभी करप्शन की बुनियाद पर निकाले गए। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रिकॉर्ड उठा के देखें कि कितने जजेस के खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयां की हैं। ये बात सही है तो दरखास्त ये अच्छा झगड़ा साहब, अब ये जो इस पूरे मामले पे कई सारी बातें हैं कि आप लोग ऑब्वियसली आप बतौर ऑपोजिशन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की लिमिटेशंस हैं, वो आपको पता है बेपनाह लिमिटेशंस है, जिसका एक आपने खुद भी एक पिछले जवाब में एतराफ़ भी किया है। स्ट्रेंथ को भी लेकर कहते हैं कि प्रॉब्लम है, और मौलाना साहब मतलब एक तरफ आपकी तरफ ये बहुत वाज़ेह तनकीद की जा रही है कि आप लोग शोज़ में बैठकर तो भर भर कर तनकीद करते हैं 26वीं तरमीम पे, लेकिन एक्चुअली आपका क्या रोल था उसके ऊपर बहुत शदीद एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुनिएगा, अता तारड़ साहब ने बेसिकली बताया, मैं उनकी ज़बानी आपको सुनाती हूँ। वो बता रहे हैं कि क्या रोल है आपका और आपने किस तरह से आपने खान साहब को बेसिकली भी डिच कराया है। 90% तरीके इंसाफ की हिमायत शामिल थी 26वीं तरमीम में। वो तो जेल गए तो उसने वो बदतमीजी की इनके साथ, सिर्फ गालियां नहीं दी करती। हमारे भी सोर्सेज है ना, हमें भी लोग बताते हैं। उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि एहतजाज करो, इंतशार फैलाओ, आगे लगाओ, मुझे बाहर निकालो। 4 एहतजाज तुम्हारे फेल हो गए हैं और ये मुसवदा लेके आ गए हो। झगड़ा साहब, आपने सुना खान साहब गालियां दे रहे थे बाकायदा जब गए हैं आपसे, आपके लीडरान मिलने। वो कहते हैं आप निकालें मुझे बाहर, आप क्या कर रहे हैं? और उनके अपने बावसूख सोर्सेज हैं जेल में, ऑब्वियसली हुकूमत के होते हैं, उन्होंने बताया है उनको। और 26वीं तरमीम पे भी आपकी खामोश हिमायत पे भी उन्होंने भरी तनकीद की है। देखिए, ये वही एक ट्रेंड है जो मेरे ख्याल में दानियाल साहब से भी दोबारा से इम्प्लिसिटली एक बात निकल गई। क्या अता तारड़ को क्या पता खान साहब ने जेल में क्या कहा है? मुझे बता दें, जेल मैनुअल में कहाँ पे लिखा है कि अता तारड़ बटन प्रेस करके वीडियो पे देख सकता है कि खान साहब क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे। ये सारी एडमिशंस ऑफ गिल्ट है और ये सारी जो है वो नो बट वो कहते हैं कोई जेल के जो स्टाफ है वो उन्होंने बताया होगा ना। आप तो ऐसा हिंट दे रहे हैं जैसे कोई मॉनिटरिंग चल रही है खान साहब की जेल में। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मॉनिटरिंग चल रही है। मैं खान साहब से मिला हूं, उन्होंने खुद कहा नहीं। देखिए, जब आप जाके जजेस के बेडरूम में मॉनिटरिंग चलाते हैं तो आप इमरान खान को कैसे जो है वो छोड़ेंगे? हमें पता होता है जब हम वहां पे जाते हैं, अगर मॉनिटरिंग ना चल रही होती और इनको एक एक लफ्ज जो है वो सुनने में जो है वो इंटरेस्ट ना होता तो ये खान साहब से पॉलिटिकल मुलाकातें क्यों जो है वो रोकते। आई सी। अभी तक क्वाइट एन एलिगेशन ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग भी कहते थे पैनामा के वक्त में जब बेंच बन रहा था ना तो इनको मॉनिटर किया जाता था उसकी जेआईटी की तरफ से। आप यही इल्जाम अब पीएमएलएन पे लगा रहे हैं, लेकिन झगड़ा साहब क्या आपकी तरफ से भी एतराफ नहीं है कि वाकई खान साहब ने गालियां दी हैं? क्योंकि आप भी फिर कह रहे हैं ना कि भाई इनको कैसे पता कि हमसे क्या कहा है उन्होंने। पैनामा के बेंच के वक्त भी इनकी हुकूमत थी, इमरान खान इनकी हुकूमत नहीं चला रहा था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इनकी नहीं थी। यही तो कहते हैं, यही तो इनका गिला है। अगर इनके ख्याल में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, उस वक्त सजा देते। और उससे सबसे जो बड़ा कंक्लूजन होता है वो ये बनता है कि अभी जो है वो आप एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के जो है वो पूरे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेड़ा ना गर्क करें। दानियाल ने 2 बातें जो है वो कही है अपना जो है वो बहुत बड़ा अटैक करते हुए। सबसे पहले तो उन्होंने देखे यही कहा कि जजेस जो थे वो पीटीआई के टिकट्स दे रहे थे और वो फोन कॉल्स पे क्या कह रहे थे। दोबारा से एज अ लॉयर मुझे ये बता दें, ये हमारा वो दानियाल चौधरी क्यों जो है वो फोन टैपिंग जजेस की फैमिली को कंडोन कर रहा है? ये कल आपके साथ नहीं होगा। कैन वी नॉट गेट ओवर दिस? हमारे, लेकिन उसकी भी मैं वजह बताता हूं। मैंने अभी वो रिजल्ट जो है वो चेक किया। आई एम सॉरी, दानियाल इज अ प्लेजेंट फेलो, ही इज एन एजुकेटेड फेलो। मुझे नहीं पता था, बट ही आल्सो लुक्स लाइक अ कॉम्पिटेंट लॉयर। तो फिर अगर दानियाल NA 57 की सीट ना जीता होता ना
तो एटलीस्ट माय एडवाइस टू हिम वुड बी कि सारे जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं उन्हें ये फॉर्म 47 वाली सीट्स वापस कर देनी चाहिए। बताएं दानियाल साहब, ये आपसे बहुत बड़ा तकाजा कर दिया है झगड़ा साहब ने, फॉर्म 47 की सीट वापस करनी चाहिए एजुकेटेड यंगस्टर्स लाइक योरसेल्फ। मजहर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं इस मुतालबे पे, प्लीज देखिए। लेट मी एडिट माय स्टेटमेंट अ लिटिल। देखिए, अच्छा एडिट कर रहे हैं, एडिटिंग आ गई है जी। एक सेकंड जी, मैं एज टीवी पर्संस वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग जी। हाँ नहीं, लेट मी बी डिप्लोमेटिक एंड से कि इन पे बहुत बड़ा इल्जाम है। मुझे तो कम से कम सीमाबिया ताहिर ने जो फॉर्म्स 45 दिखाए हैं उसमें रिजल्ट बिल्कुल कुछ और है। और जो रावलपिंडी का कमिश्नर बयान देने के बाद गायब हुआ है उसके मुताबिक दानियाल साहब, कुछ और है। लेकिन अगर ये हो भी, अच्छा अब देखिए ये हो भी, झगड़ा साहब मैं प्लीज उनकी बात, उनका मौकफ आ जाए ताकि मेरे पास इतना ही वक्त है जी। बताए कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता। दानियाल साहब सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशंस देना बंद करें, अपनी सीट भी वापस करें और फोन टैपिंग को कम से कम इनकरेज ना करें। 3 बातें। मौना पहले शुरू करें ना आप इनकी गालियों से। एक तो इनकी सेल्फ जो इन्होंने जो एक्सेप्टेंस की कि इमरान खान को अगर टैप किया गया तो गालियां दी हैं, ठीक है ना, तो वो मानते हैं कि वो इदारों को गालियां देता है, वो मुल्क को गालियां देता है और उसकी ज़हनी कैफियत ये है कि वो जो बंदा उसके पास जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको गालियां देता है। हकीकत में असल में ये काम है, झगड़ा साहब मेरे भाई हैं, मेरा एक प्यारा ताल्लुक़ है इनसे, लेकिन हकीकत ये है कि इनके 90% लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो इमरान खान का गंद अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हैं और ना ही वो चाहते हैं कि इमरान खान का गंद अपने कंधों पे उठाएं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर वो अंदर बैठा हुआ है तो बैठा रहे, ये हमें इसमें ना मरवाए। हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हम इस जलाओ गिराओ में हम नहीं पड़ना चाहते। आगे इससे चलें। देखिए, इन्होंने कहा कि आप फोन टैपिंग के क्यों कर रहे थे। ये फोन टैपिंग उन जजों के बच्चों की हम नहीं कर रहे थे, वो आगे वो जिनसे पैसे पकड़ रहे थे इनके नाम के ऊपर वो उनको आगे रिकॉर्डिंग्स भेज रहे थे कि देखो तुम्हारे हक के लिए हमने बात की है और डेटा हमारे पास ये है, जो आगे से लीक किया गया जब उन लोगों को जिनसे पैसे ले रहे थे उनके मुखालफिन के थ्रू लीक किया गया। दूसरी ये बात कर रहे थे कि भाई कि आपके अपने लोगों के ऊपर देखें, इनके 80% जहां लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हों तो इनके अपने लोग इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी सीट के ऊपर बात करते हैं, मैंने 2018 में 1,11,000 वोट लिया था, शेख रशीद ने 80,000 वोट लिया था। इस दफा मैंने 90,000 जो मेरे खिलाफ खातून हैं उनका कोई नाम भी नहीं जानता। मैं आपको ये बात भी कह सकता हूं कि उनके अपने एमपीए भी उनको सपोर्ट नहीं करते। तो भाई आप क्या बातें करते हैं, इनकी अपनी फ्रेगमेंटेशन की आपने आलम बता दिया कि अपने एमपीए भी सपोर्ट नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, आई एम रनिंग कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू द फॉर सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन। अल्लाह हाफिज़।